Hello students, welcome back. Today we are going to learn about the second part of computer network. In this we are going to learn about the modulation and its types and CSMA/CA technique in the wireless network and its versions from the book Sumita Arora. So before learning about modulation, we should know first what is a wave. वेव को हम हिंदी में बोलते हैं तरंग. आपने रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बारे में सुना होगा. हमारा डेटा या तो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट करता है या डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करता है. आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है इसमें हमारा डेटा एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है और जब डेटा हमारा 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है दैट इज़ नोन एज अ डिजिटल ट्रांसमिशन. हर वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. वन इज़ एम्पलीट्यूड, वन इज़ फ्रिक्वेंसी एंड द अदर इज़ फेज. Amplitude is basically the maximum disturbance of a wave from its undisturbed position. एक वेव की जो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होती है जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ से वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. एंड इसको हम मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइट ऑफ द वेव. यहाँ पे आप देखिए हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम ये यहाँ तक मूव कर रही है. तो ये जो हुई दैट इज़ आर हाइट ऑफ द wave and that is called as the amplitude. Frequency is the number of occurrences of a repeating event per unit time. कोई भी इवेंट जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके नंबर ऑफ अकरेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी. आप देख रहे हैं ये वेव इस तरह से आई, अगेन ये सेम पैटर्न में आई, तो ये ऐसा कितनी बार आ रही है उस पर्टिकुलर इवेंट को हम कहेंगे, उसके नंबर ऑफ अकरेंसेस को हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी. And phase is a specific location within a given cycle of a periodic wave. इस वेव के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन को हम क्या कहेंगे? फेज. तो ये हमारे वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टर्म मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैरियर वेव by superimposing the message signal on a high frequency signal. मॉड्यूलेशन में हमारी 2 वेव्स होती हैं, वन इज़ द कैरियर वेव एंड वन इज़ द मैसेज सिग्नल. जब हम दोनों को मिला देते हैं तो उससे जो हमारे पास रिजल्ट में वेव आती है उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. कैरियर वेव क्या करती है? नॉर्मल ट्रांसमिशन में हेल्प करती है और उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है. और मैसेज सिग्नल जो है जब भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो, ऑडियो ट्रांसफ़र करना हो या इमेज ट्रांसफ़र करनी हो उसके लिए हमारा मैसेज सिग्नल यूज़ होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी कैसी होती है? इट इज़ लो. सो इफ़ ओनली मैसेज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, जिसकी हमारी बहुत लो फ्रिक्वेंसी है, अगर हम सिर्फ मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो उस केस में हमारे एनर्जी का लॉस हो जाएगा और उस एनर्जी के लॉस को हम क्या कहते हैं? एटीन्यूएशन. दैट इज़ वाई कैरियर सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल की कैसी फ्रिक्वेंसी है? लो फ्रिक्वेंसी. इसीलिए उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो कि हमारी कैरियर वेव की है उसे सुपर इम्पोज किया जाता है, मीन्स उसे उसके ऊपर मिला दिया जाता है सो दैट डेटा कैन ट्रांसमिट प्रॉपरली एंड कंसिक्वेंटली दोनों के मिलने से जो हमें सिग्नल मिलता है आफ्टर सुपर इम्पोजिंग उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी हैव, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द मैसेज सिग्नल एंड दिस इज द कैरियर सिग्नल. आप देख रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, ये जो इवेंट्स हैं इनकी नंबर ऑफ रिकरेंसेस कम है और इसकी ज़्यादा है. तो ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है. जब हमने दोनों को आपस में सुपर इम्पोज किया तो हमारे पास इस तरह का मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया. आप यहाँ देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी जो है वो एक रेंज में आ गई है, यानी कि कहीं पे बढ़ रही है कहीं पे कम हो रही है. ओके, सो दिस इज नोन एज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. एंड अगर हम जनरली वेव की बात करें तो वेव हमारी क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें जो हमारी एनर्जी है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र होती है. तो हम कह सकते हैं कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन विच द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब मॉड्यूलेशन के आपके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड वन इज़ द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? जो आपके कैरियर सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो वैरी करता है एज पर द चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम मैसेज सिग्नल को यहाँ बोल रहे हैं और मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है जो दोनों के सुपर इम्पोजिशन के बाद आता है.
तो यहाँ पे अगर हम अपने मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं तो उससे जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसके भी जो एम्पलीट्यूड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और फाइनली जो हमें मॉड्यूलेट होके सिग्नल मिल रहा है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पिक्चर में देखिए यहाँ पे आपके पास मैसेज सिग्नल है, ये इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है। आप इसका एम्पलीट्यूड देखिए, फर्स्ट इट इज़ टिल हेयर और नीचे हेयर एंड देन टिल हेयर। अब इसके बाद कैरियर सिग्नल है, इसको हमने इसके साथ सुपर इम्पोज किया, इसका एम्पलीट्यूड देखिए और इसका एम्पलीट्यूड देखिए, बहुत गैप है इनमें। इसके बाद हमने जब इन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो इससे हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया इसके एम्पलीट्यूड में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट वी हैव इज frequency modulation. When we talk about the frequency modulation, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट वेरी कर रही थी, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के यानी कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करने से हमारा जो फ्रिक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की वो चेंज हो रही है। दिस इज़ माई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और आप कह सकते हैं ये मैसेज सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल की देखिए जो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, जब हम एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो ये जो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसमें एम्पलीट्यूड में चेंजेस की वजह से जो हमारी फाइनल वेव आ रही है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जो दोनों हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, दोनों में चेंजेस एम्पलीट्यूड में हो रहे हैं, लेकिन एक में एम्पलीट्यूड में चेंजेस होने से उसके एम्पलीट्यूड में ही चेंज हो रहा है, दैट इज़ जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है उसके एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। और दूसरे में जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं और कैरियर सिग्नल से जब हम उसे सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो उससे हमारे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आ रहा है उसमें हमारी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ गेटिंग चेंज्ड। तो ये है हमारी दो टाइप की मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन इन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे जो नोड्स होते हैं यानी कि जो कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो आपस में वायर से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वायरलेस में वो डेटा ट्रांसमिट किससे करती हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी से, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। When two or more nodes on the same network transmit the data at the same time, जब एक नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा नोड सेम टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट करती हैं तो उस वे में कोलिजन होता है। कोलिजन होता है और डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। कोलिजन होना मतलब एक नोड ट्रांसफ़र कर रही है, दूसरी भी कर रही है, और पता नहीं डेटा कहाँ जा रहा है, तो इस वे में डेटा प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसी तरह से जैसे आपका एग्जाम्पल होता है रोड पे, अब रोड पे एक साइड से कोई व्हीकल आ रहा है, दूसरी साइड से सेम लेन पे एक और व्हीकल आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे भी डेटा के टकराने से क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है और डेटा लॉस्ट हो जाता है। अब वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर क्योंकि कनेक्शन वायर से नहीं होता, इसलिए जितने भी नोड्स हैं वो ये जो पर्टिकुलर कोलिजन होता है उसको सुन नहीं सकती हैं, बिकॉज जो कम्युनिकेशन होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। एक टाइम पे डेटा जो है वो हमारा ट्रांसमिट होगा या फिर वो दूसरी तरफ से रिसीव होगा। अब सिंस दे कैन नॉट लिसन द कोलिजन इन द वायरलेस नेटवर्क, सो वायरलेस नेटवर्क में कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है कि कोलिजन डिटेक्ट तो नहीं हो सकती लेकिन हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब डिटेक्ट कहाँ हो सकती है, वायर्ड नेटवर्क में डिटेक्ट हो सकती है क्योंकि वहाँ वायर्स हैं, तो वायर्स के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है कि कोलिजन कैन हैपन, या फिर अदर नोड इज ट्रांसमिटिंग द डेटा। लेकिन वायरलेस नेटवर्क के केस में हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम उसे डिटेक्ट कर सकें, इसलिए हम काम करते हैं कि कोलिजन अगर हमने कोलिजन अगर हुआ है तो उसे अवॉइड कैसे किया जा सके। अब इस केस में अगर हमारा कोलिजन हो सकता है तो नोड्स क्या करती हैं, किसी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि थोड़ी देर के लिए वेट करती हैं और रीट्रांसमिट करती हैं डेटा पैकेट को। अब इसके लिए वायरलेस नेटवर्क के पास एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जिसे हम कहते हैं CSMA, जिसकी फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। और जो हमारे वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं क्योंकि वो डिटेक्ट कर सकते हैं सिंस दे आर कनेक्टेड विद द वायर्स इन अ नेटवर्क, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोलिजन डिटेक्शन मैथड, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं CSMA की जो टेक्निक होती है। अब सबसे पहले ये काम कैसे करता है, सबसे पहले एक नोड जो है इट इज़ रेडी टू ट्रांसमिट द डेटा, वो दूसरे नोड्स के बारे में देखेगी और सुनेगी क्या कोई ट्रांसमिशन हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रहा हो, मीन्स दूसरी नोड जो है वो बिजी है ट्रांसमिशन में, तो जो नोड बिजी है उसको छोड़ के जिस नोड ने डेटा को ट्रांसमिट करना है वो क्या करेगी,
या तो अपने वेट टाइम को इंक्रीज करेगी, यानी कि वो वेट करेगी जब तक डेटा नोड में ट्रांसमिशन चल रहा है सेकेंड वन में। थोड़ी देर के लिए वो स्लीप करेगी, यानी कि इट विल स्टॉप एंड इट विल स्लीप फॉर सम टाइम। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट विल वेक अप एंड इंक्रीज द वेट टाइम। वेक अप मीन्स व्हेन इट विल वेक अप, तो इट उस केस में क्या होगा, वो चेक करेगी अभी भी बिजी है तो इट विल इंक्रीज इट वेट टाइम, अदरवाइज इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि वहाँ पे दूसरा नोड जो है वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रही, इट मीन्स दैट नोड इज फ्री, नो ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस। सो इन दैट केस जो करंट नोड है वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगी एंड वो चेक करेगी कि प्रॉपर ट्रांसमिशन हुई है या नहीं। और चेक करने के उसके पास दो मेथड होते हैं, वन इज द एक्नॉलेजमेंट मेथड and one is request to send and clear to send method. First is the acknowledgement method. As soon as a node transmits the data to the another node, the receiving node must send an acknowledgement signal called ACK once the data is received. अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारी सेंडिंग नोड है और मान लीजिए ए ने बी को डेटा सेंड किया, तो जैसे ही ए ने बी को डेटा सेंड किया, ए इज़ माई सेंडिंग नोड, बी इज़ माई रिसीविंग नोड। अब जैसे ही बी ने डेटा को रिसीव किया तो ये क्या सेंड करेगी, इट विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कि मुझे डेटा रिसीव हो चुका है, उसने ए को वापस एक्नॉलेजमेंट भेजी। अब एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जैसे ही सेंडर नोड के पास गया तो उसे पता लग गया कि अब वो नेक्स्ट डेटा को यहाँ से दोबारा से भेज सकता है। लेकिन अगर सेंडर जो है बी जो है जिसने डेटा को अभी रिसीव किया, वो वापस से उसको एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल है वो गिवन टाइम फ्रेम में अगर नहीं देता, तो वहाँ पे वो ट्रांसमिशन एक फेल्ड ट्रांसमिशन मानी जाती है और डेटा को वापस से ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि अगर बी ने ए को मान लीजिए सपोज 10 मिली सेकेंड्स में डेटा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देना था और अगर वो नहीं दिया तो ए क्या करेगा, अपने डेटा को दोबारा से बी को ट्रांसमिट करेगा, चाहे वो उसके कितने भी पास पहुंच गया हो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ठीक है, सो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल्ड ट्रांसमिशन एंड इट रीट्रांसमिट्स द डेटा। सिमिलरली बी कैन सेंड टू सी एंड व्हेन द बी विल सेंड द डेटा टू द सी, तो सी को वापस बी को क्या सेंड करना है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। दूसरा मेथड होता है आरटीएस सीटीएस मेथड, रेडी टू सेंड क्लियर टू सेंड। सबसे पहले सेंडर नोड आरटीएस सिग्नल सेंड करती है अपने रिसीवर को और रिसीवर उसको कंफर्म करता है बाय द सीटीएस सिग्नल। ये सेंडर नोड है हमारे पास, इसने डेटा को ट्रांसमिट किया, इसने कहा रेडी टू सेंड, इसने अपने रिसीवर को दिया, ये सिग्नल आया, इसने आरटीएस सिग्नल को लिया, इसको पता लग गया कि एक नोड से मेरे पास डेटा आ रहा है, तो उसने कहा कि क्लियर टू सेंड, आप वहाँ से डेटा को भेजो। तो दोनों ने अपने अपने सिग्नल सेंड कर दिए। देन रिसीवर कन्फर्म इट्स रेडीनेस टू रिसीव बाय सेंडिंग अ सीटीएस सिग्नल। अब जब इसके पास इसने जब रिसीवर नोड ने सीटीएस सिग्नल को सेंड कर दिया तो अदर नोड्स के पास भी सीटीएस सिग्नल गया कि एक जो नोड है वो ट्रांसमिट कर रही है, तो अदर नोड्स जो हैं उनके पास भी सीटीएस सिग्नल गया। तो उस टाइम पे जो दूसरी नोड्स हैं वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगी। अब यहाँ पे देखिए सीटीएस सिग्नल आया, हो सकता है यहाँ पे और भी नोड्स हों, तब तक वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगी जब तक ये वाली नोड अपना काम खत्म नहीं कर लेती। द सेंडर नोड अपॉन रिसीविंग अ सीटीएस, अब सेंडर नोड को रिसीवर से सीटीएस सिग्नल मिल गया तो वो क्या करती है, अपने डेटा को ट्रांसमिट करती है और जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है रिसीवर नोड क्या करती है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करती है सारी की सारी नोड्स को, ताकि उसको ये पता लग जाए कि जो फर्स्ट नोड डेटा को सेंड कर रही थी उसका काम खत्म हो चुका है, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट नोड विच इज रेडी कैन स्टार्ट द डेटा ट्रांसमिशन। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ट्रांसमीटर ने डेटा को ट्रांसमिट करना है, सबसे पहले उसने एक सिग्नल भेजा रिसीवर नोड को कि इट वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा, आरटीएस सिग्नल रेडी टू सेंड। रिसीवर नोड ने उस सिग्नल को लिया और अगर वो फ्री है तो वो क्या करेगी, एक सीटीएस सिग्नल वापस सेंड करेगी उस नोड को, क्लियर टू सेंड। अब उसने उस नोड को भी ट्रांसफर किया और बाकी को भी सेंड किया, तो बाकी की जो नोड्स हैं दे बिकम अवेयर दैट फर्स्ट नोड जो है उसके साथ डेटा का ट्रांसमिशन चलेगा, तो अदर नोड्स हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। सो इस तरह से जो आरटीएस सिग्नल और सीटीएस सिग्नल जब अप्रूव हो जाते हैं तो ये जो नोड है हमारी ट्रांसमिटिंग नोड, ये डेटा को सेंड करती है और जैसे ही डेटा का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तो जो आपकी रिसीवर नोड है आपके वहाँ से क्या करती है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को सेंड करती है। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को सेंड करने से बाकी सारी नोड्स को भी पता लग जाता है कि नाउ द नेक्स्ट नोड विच इज रेडी कैन स्टार्ट सेंडिंग द डेटा। द स्टैंडर्ड नोड टेक्स इट एज अ confirmation of the successful transmission and other node takes the acknowledgement as the end of the transmission। जो नोड भेज रही थी डेटा को वो उस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को इस तरह से लेती है कि उसका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गया
और बाकी के नोड्स जो हैं वो उस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को ट्रांसमिशन के एंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। इट मीन्स उसके बाद दूसरी जो नोड्स हैं वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। So this was all about the modulation and the types of modulation and CSMA-CD with the RTS and the CTS method. I hope students you have understood it. If any doubt is there regarding any topic, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video with the other important topics related to this chapter. Thank you.